Good afternoon. A very warm good afternoon to all of you. Well student, लास्ट हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा था, ठीक है। तो मैंने ओजोन के बारे में आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, कुछ लाइट सा बता दिया था थोड़ा बहुत, और मैंने कहा था आपको कि मैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मैं यहाँ आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ मेरे को जगह नहीं थी क्योंकि मैंने ये बहुत पहले लिख के रखा हुआ है, तो मेरे को जगह नहीं थी, तो मैंने अलग से पेज पे यहाँ पे आपको लिख के मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ है। देखो, मैंने आपको जैसे कल बताया था मैंने आपको कि क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है O2 होता है, ठीक है। ओजोन हमारी O2 प्लस O से मिलकर बनती है, ठीक है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन प्लस डाई ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी हमारी एयर में तो प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे कंबाइन होकर जब इन पे यूवी रेडिएशंस बनते पड़ती हैं, कंबाइन होते हैं, स्प्लिट्स होते हैं, ऐसे ही बनते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि बनना तो समझ में आता है कि जब आपका एयर में आपका O2 प्रेजेंट है आपका, तो हीट इस पे पड़ेगी, यूवी रेडिएशन इस पे पड़ेगी, स्प्लिट अप हो जाएगी, मतलब फ्री ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो जाएगी। तो ये जब ये नेसेंट ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो O2 प्रेजेंट होता है एयर में, ये उसके साथ कंबाइन होकर फिर दोबारा मतलब O2 प्लस O बनाकर O3 बनाएंगे। ये तो हो गया कि आपका ओजोन ऐसा डेवलपमेंट होता है। लेकिन मैंने कहा था कि जब आपका कोई एजेंट लाइक आपका क्लोरीन या ब्रोमीन, बिकॉज दीज आर द टू एलिमेंट्स विच अफेक्ट ओजोन, है ना, विच डेफिनेटली डिप्लीट द ओजोन, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि क्लोरीन जब आ जाता है तो कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि क्लोरीन, हाँ, जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हम रेफ्रिजरेटर्स, कूलर या हमारे कूलिंग एजेंट्स में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि इसमें से क्लोरीन निकलता है, ठीक है। क्लोरीन कैसे स्प्लिट अप हो जाएगा, जब, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब हमारी यूवी रेडिएशन है वो स्प्लिट अप करती हैं, जैसे उसने हमारे O2 को स्प्लिट अप किया ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है, ये सेंटर में। इसी तरह वो क्या करती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करती है, जब यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो CF2Cl अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सेम हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, आप ऑक्सीजन को देख सकते हो, जिसकी जिस चीज़ के साथ ज़्यादा टेंडेंसी होती है, जो चीज़ जिसके साथ ज़्यादा स्टेबल होती है, वो उसी के साथ रहना पसंद करता है ना। इसी तरह जो हमारा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता जितना क्लोरीन के साथ होता है। तो जैसे क्लोरीन आता है ना, क्लोरीन, अब ये क्लोरीन स्प्लिट अप हो जाता है तो ये क्या करता है, क्लोरीन O3 के साथ मिलकर क्या बना देता है, CO2 प्लस ClO बना देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसने देखो क्या किया, इसने O3 के साथ जैसे इसने रिएक्शन किया, इसने तो स्प्लिट अप कर दिया, O2 को स्प्लिट अप कर दिया और ClO बना दिया, मतलब अपना क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना दिया। और मोनोऑक्साइड गैस, इट मे बी कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई और मोनोऑक्साइड गैस जो होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल एंड बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। तब देखो इसने यहाँ पे स्प्लिट अप कर दिया, हमारी ओजोन तो ब्रेक होगी। तो जब ये ओजोन हमारी ब्रेक होगी तो इसी तरह के और मॉलिक्यूल बना देंगे, मतलब कितनी O3 है, कितने ज़्यादा है, हर बार ये ऐसे करेगा, हर बार इस पे हीट पड़ती रहेगी, हर बार यूवी रेडिएशन आती रहेंगी, हर बार क्लोरीन स्प्लिट होता रहेगा और हर बार O3 पे एक्ट करता रहेगा और हर बार उसको स्प्लिट करेगा O2 में और Cl। जब ऐसे ClO बहुत सारे मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, डेफिनेटली Cl2O2 बना देंगे। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल क्लोरीन मोनोऑक्साइड के मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो ये आपके क्या बना देंगे, Cl2O2 बना देंगे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, हमें बार बार, जैसे हमारा बार बार O2 हीट पड़ती थी, बार बार O2 हमारा स्प्लिट होकर नेसेंट ऑक्सीजन बनाते थे या फ्री ऑक्सीजन बनाते थे, इसी तरह बार बार क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता जाएगा, बार बार वो उस पर हीट पड़ती रहेगी, बार बार क्लोरीन आता रहेगा और क्लोरीन बार बार ऑक्सीजन पे क्या करता रहेगा, ये ClO जब है बार बार ऑक्सीजन के साथ, जो फ्री ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ मिलता रहेगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाता रहेगा और O2 बनाता रहेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तो O3 बनने का कोई चांस नहीं है, बन ही नहीं सकती है। इसी तरह हमारा क्या होता है, डिप्लीशन होता है ओजोन का, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा ओजोन का डिप्लीशन ऐसे होता है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, देखो जो हमारा ओजोन डे, अब क्योंकि ओजोन के बारे में इतना पढ़ा है तो ओजोन डे कैसे भूल सकते हैं कि कब सेलिब्रेशन होता है इसका, ठीक है। तो ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 सितंबर, इट्स द इंटरनेशनल व्हाट ओजोन डे, है ना।
तो इसको ओजोन को मेजर करने के लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डॉप्सन कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था तो यहाँ पे, ठीक है, डॉप्सन जिसको हम मेजर करते हैं, इसका यूनिट भी डॉप्सन ही है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैंने वहाँ मेंशन की, आपको दिख गई होगी कि जो हमारा 2021 में हमने जो ओजोन डे सेलिब्रेट किया था उसका थीम क्या था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका थीम था कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल, क्योंकि कोविड चल रहा था तो इसलिए हमारा थीम वैसा था, ठीक है। और हमें क्या करना है, देखो क्लोरीन, अगर हमारा ओजोन का डिप्लीशन को बचाना है, अगर ओजोन की डिप्लीशन हम चाहते हैं कि ओजोन में होल ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कूलिंग एजेंट्स का कम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे, देखो गर्मियों में तो जहाँ जैसे एरियाज हैं वहाँ पे तो हम लोग लाइक एसी वगैरह रेफ्रिजरेटर्स तो लगाते हैं डेफिनेटली, लेकिन उनका कम इस्तेमाल करें। जब आपको नीड नहीं है आप तब मत यूज़ करें इसे। जैसे सर्दियों में भी बहुत लोगों के घर में फ्रीजर जो है रेफ्रिजरेटर जो है लगा होता है, ठीक है। एसी तो नहीं लगाते लेकिन फ्रीज़र होता है उनका ऑन होता है, ठीक है। तो क्यों कर रहे हो आप ऐसा, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद क्लोरीन और भी बाकी चीज़ों से हमारा निकल के आता है, तो हम क्यों वो चीज़ें यूज़ करें। ब्रोमीन हमारा, क्यों हम ऐसे चीज़ों को यूज़ करें जहाँ से ब्रोमीन एक्सेस अमाउंट में इलिमिनेट हो, ठीक है। इसके बाद हमारी फैक्ट्रीज, हम फैक्ट्रीज पे कंट्रोल नहीं लगा सकते, लेकिन फैक्ट्रीज जिनके पास हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनसे क्लोरीन ब्रोमीन ऐसा रिलीज़ होता है, तो उनको ये चाहिए कि वो क्या करें, अपनी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे हार्मफुल एजेंट्स को रिलीज़ करने से पहले उन्हें क्या कर दें, लेस टॉक्सिक बना दें, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का या फिर ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करके वो उनको लेस पोल्यूटेड बनाकर एयर में छोड़ सकते हैं, सो दैट हमारा क्या हो, समवॉट हमारा एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन कम हो जाएगा। और ओजोन लेयर डिप्लीट होता जो जब होता है तो क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैंने आपको कल बताया था, स्किन कैंसर होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, डैमेज हो जाते हैं वेजिटेशन, ठीक है, ऐसा सब होता है क्योंकि हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं। उसके बाद जो सबसे पहले ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल देखा गया था वो अंटार्कटिका में देखा गया था, मैंने आपको बताया था मई 16 1985 में देखा गया था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ओजोन, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ले लिया, ठीक है, डीप कर दिया। चलो अब आज हमने स्टार्ट करना है, जो मेन हमारा टॉपिक था वो था हमारा वेदर एंड क्लाइमेट का, ठीक है। देखो क्या होता है वेदर, आपको वेदर मैंने और भी पहले भी बताया आपको मैंने कि वेदर क्या होता है, ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है। वेदर होता है कि आपका जैसे डे टू डे में आपका जो चेंजेस आता है, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आता है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका मॉर्निंग, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, वेदर में आपका डे टू डे चेंजेस होते हैं, मतलब हम कहते हैं कि यार सुबह का वेदर कैसा रहेगा, मतलब हम हर रोज़ का वेदर में होता है, हर रोज़ का आपका कितना क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्या आपका चेंजेस आती हैं क्लाइमेट में, वो देखते हैं, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट से लिख दिया, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, बट डेफिनेशन एज अ एस्पिरेंट आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्लाइमेट आपका एवरेज वेदर कंडीशंस होता है, मतलब वो वेरी करता है आपका प्लेस टू प्लेस, ठीक है। उसके लिए आपको नहीं होगा, जैसे क्लाइमेट में आपके सीजन्स भी आ जाते हैं, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो सीजन्स आएंगे ही, है ना। उसके बाद हमारा टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, एवरेज जो स्टूडेंट होता है उसको भी यही पता होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो चेंज होते हैं, ना सिर्फ आपके डे टू नाइट बट सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। ऐसा कैसे होता है आपको मैं देखो एग्जांपल देके बता देती हूँ कि मान लो आपका जो एक दिन आपका टेम्परेचर कुछ होता है, मतलब एक सीज़न की बात करें, अगर अभी विंटर चल रहा है तो विंटर की बात करें, आपका जो सीज़न है एक टाइम पे एक होता है, नेक्स्ट दूसरे दिन थोड़ा सा टेम्परेचर या तो उससे बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब थोड़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी या थोड़ी कम ठंड होगी, कुछ ऐसा केस आपको देखने को मिल जाएगा। बट सीज़न टू सीज़न कैसा होता है, या फिर आपको ये भी दिखता है कि दिन में धूप होती है तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत ठीक होता है, मतलब उतनी ठंड नहीं लगती है दिन को, ठीक है, लेकिन रात को देखा जाए तो टेम्परेचर क्या होता है, आपकी ठंड बढ़ जाती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेकिन सीजन टू सीजन वाला कॉन्सेप्ट कैसे, सेम देखो कितना इजी है कि आपके विंटर में सीजन अलग होता है, विंटर में आपका क्या जाता है, माइनस में चला जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है।
इसे अगर समर में देखो तो समर में आपका कितना हाई चला जाता है, 42 43 ऐसे जाता है आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो समर में भी नॉट ओनली आपका डे टू नाइट चेंज होएगा, बट आपका सीजन टू सीजन भी चेंज होता है डेफिनेटली। उसके बाद नेक्स्ट आपका है आइसोलेशन। क्या होता है आइसोलेशन? एज पर एनसीईआरटी आपका जो आइसोलेशन है वो क्या होता है कि आपके पास आपके अर्थ पे कितना सोलर रेडिएशंस आ रहा है, ठीक है, आपका कितना सोलर रेडिएशन आ रहा है, आपका अर्थ कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेशन, ठीक है। द इनकमिंग सोलर एनर्जी अमाउंट इज नॉन एज सोलर जो इज नॉन एज आइसोलेशन। जो सोलर एनर्जी कितना आ रहा है वो आपका क्या हो जाता है, आइसोलेशन। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा टोटल सोलर एनर्जी है उसका सिर्फ 1% हमारे अर्थ पे आता है, मतलब हम लोग ओनली 1% रिसीव करते हैं सोलर एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ आइसोलेशन आपका डिक्रीज होगा इक्वेटर टू पोल्स की तरफ। इसीलिए तो हमारे पोल्स जो अंटार्कटिक रीजन होते हैं, आर्टिक रीजन होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब फ्रिजिड जोन होता है वो। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ आइसोलेशन वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो आपका अमाउंट ऑफ आइसोलेशन है वो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि आपका 1% ही हम अपना सोलर एनर्जी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका टेम्परेचर है वो पोल्स पे माइनस में होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो आपका पोल्स की तरफ है वो कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, तभी तो ठंड होती है। और इक्वेटर पे आपका टेम्परेचर हाई होता है, मैक्सिमम रेडिएशंस होती हैं, आपका हीट मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, इक्वेटर, ठीक है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है सेल्सियस, और इसको देने वाले ये नाम सेल्सियस, एंडर सेल्सियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया सेल्सियस, ठीक है। और बाकी बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग का तो आपको जो कॉमन है वो तो आपको पता ही होता है कि क्या होता है। वाटर फ्रीजिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री पे हमारा वाटर फ्रीज होता है, 100 डिग्री पे बॉयल होता है। इट्स वेरी सिंपल और ये आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि आपका जो एयर का वेट है वो आपके अर्थ के सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कोई भी चीज़ जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है एक जगह पे वो हमेशा किस तरफ जाएगी, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन उस चीज़ का क्वांटिटी कम है, ठीक है। एनीथिंग, इट मे बी वाटर, एनी लिक्विड, एनीथिंग मूविंग फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी तरह क्या होता है ना कि जब हाइट पे हमारा क्या होता है, आपको पता है कि हम लोग जब मनाली वगैरह ऐसे पत्नीटॉप ऐसे हाइट वाले एरियाज पे जाते हैं तो क्या होता है हम लोग को नोसिया या फिर हम लोगों को ऐसा वॉमिटिंग ऐसा कुछ फील होता है, चक्कर वक्कर आता है, ऐसा कुछ है ना, सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइट पे जाने पर हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, हमारा जो एयर प्रेशर है वो लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हाइट पे, है ना। और जहाँ पे हमारा सी लेवल होता है, एरिया सी लेवल मतलब ग्राउंड पे, तो हमारा क्या होता है, एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा हाइट पे जाना, हमें ऐसा फील होना वो क्यों होता है? क्योंकि एयर प्रेशर कम हो जाते हैं, ठीक है वहाँ पे। तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था एनसीईआरटी में, वो था कि आपका टेम्परेचर जहाँ पे हाई होता है आपकी एयर उतनी हीटेड होती है, और वो कहाँ पे होता है, लो प्रेशर एरियाज में, ठीक है, जहाँ पे आपका लो प्रेशर एरियाज होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ, एरो अप किया हुआ मैंने, टेम्परेचर हाई एंड एयर गेट हीटेड, मतलब कहाँ पे आपका लो प्रेशर एरिया होगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आपका क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर होगा, ठीक है। और जिस दिन आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एयर उतनी कोल्ड होगी, और कोल्ड एयर होते हैं तो हैवी हो जाते हैं, तो हैवी एयर सिंक करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। प्रेशर हाई होगा तो आपका डे कैसा होगा, क्लियर एंड सनी होगा। आपने देखा होगा कि जब आपका क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर हाई हो जाता है
मतलब आप विंटर में देख सकते हैं ये चीज़। आपका जब विंटर होता है तो विंटर में अभी जैसे क्या चल रहा है आपका वेदर में कैसा चल रहा है, किसी दिन को बहुत ज़्यादा अच्छी धूप होती है, किसी दिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी फील होता है। और जिस दिन वो क्लाउडी या वेट वेदर फील होगा ना, उस दिन कैसा होता है, उस दिन आपका टेम्परेचर हाई होता है। या आपने समर में देखा होगा, आप मतलब सोच रहे हो कोई ऐसा सीजन, ऐसा मतलब टाइम आता है जब आपका क्या होता है, गर्मियाँ होती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। तो वह स्वेटिंग इसी कारण होती है कि आपका टेम्परेचर हाई होता है। गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है आपका, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका प्रेशर लेकिन लो हो जाता है, ठीक है। प्रेशर लो होता है, एयर हीटेड होती है, तो मॉइस्ट जैसे चिपचिपा ऐसा दिखता है ना, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग फील होती है। वो इसी लिए होती है क्योंकि आपका टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर लो होता है एयर कोल्ड हो जाती है और आपका प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि टेम्परेचर हाई बट प्रेशर लो होता है और एयर हीटेड होती है, तो आपका वेदर कैसा होगा, वेट वेदर या क्लाउडी होगा। लेकिन जब टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, एयर कोल्ड हो जाएगी, तो आपका प्रेशर हाई होगा और जो क्लाइमेट होगा उस दिन का, जो उस दिन का वेदर होगा, वो आपका कैसा होगा, क्लियर एंड सनी होगा, ठीक है। ये था थोड़ा सा एयर प्रेशर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विंड के बारे में। ये चैप्टर विंड तक ही है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। विंड, विंड क्या होता है, नॉर्मली पता है कि मूविंग एरिया इज कॉल्ड विंड, है ना, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लोअर प्रेशर एरिया, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे आपका एयर का ज़्यादा प्रेशर होता है, आपकी एयर जब वहाँ से जो लो प्रेशर एरियाज में मूव करेगी, और उसे क्या कहेंगे, विंड कहेंगे, ठीक है। अब विंड की 3 टाइप्स है। विंड की कितने टाइप्स है, 3। पहली टाइप है परमानेंट, देन सीजनल, देन लोकल, ठीक है। मेंशन की है परमानेंट, सीजनल एंड लोकल। क्या होता है परमानेंट विंड, परमानेंट विंड होती है कि जो आपके कंटिन्यूसली थ्रू आउट द एयर जो है ब्लो करती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, ठीक है। ऐसे ट्रेड्स होते हैं जैसे विंड्स होती है, जैसे ट्रेड विंड्स होगी, वेस्टर्लाइज हो गया एंड ईस्टरलाइज होगी, ठीक है। इस बार का क्वेश्चन पूछा गया था एक यहाँ से, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। मैं जब 7th खत्म हो जाएगी, मैंने आपको बताया था 6 के एंड पे भी, जब ये 7th और 6 खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के हर रोज़ के पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। तो क्योंकि सीबीटी था तो पेपर डेली चल रहे थे, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था हर रोज़ के पेपर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे छोटी बुक से एनसीईआरटी से ही आए थे, ठीक है। जो कि आपको कॉन्सेप्ट, आपका बेस क्लियर होगा तो डेफिनेटली यू विल स्कोर द गुड मार्क इन द एंट्रेंस, राइट। तो यहाँ से लू का पूछा गया था कि जो ड्राई लोकल विंड है, उसे हॉट एंड ड्राई लोकल विंड जो इंडिया में चलती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर लू था, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया यार, रेड से पहले ही बता दे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो परमानेंट विंड का एग्जांपल है, मतलब आपको याद रखना, परमानेंट इज समथिंग दैट इज परमानेंट, लाइक परमानेंट है, हमेशा चलती रहती है, ठीक है। उसके एग्जांपल आपकी ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टरलाइज, देन सीजनल, सीजनल होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सीजन आपका ब्लो करेगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं। इसका एग्जाम्पल है मानसून, जो हमारी मानसून है इंडिया में, वो कैसी है, सीजनल विंड में आती है, ठीक है। लोकल विंड होती है जो हमारी लैंड ब्रीजेस या सी ब्रीजेस चलती है, ठीक है। अराबियन सी या बे ऑफ बंगाल से ब्रीजेस जो आती है, ठीक है, ऐसे चलेंगे, ओशन सीज वगैरह, ठीक है। दे ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे या फिर एयर इन ए स्मॉल एरिया, ठीक है। तो ये कौन सी होगी आपकी लोकल विंड, और लोकल विंड आपकी पर्टिकुलर एरिया में ही होगी और पर्टिकुलर सीजन में या पीरियड में या दिन में या साल में होगी, ठीक है। उसमें आपका लैंड एंड सीजनल आती है। लू मैंने आपको बताया जो इंडिया में हमारी नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में चलती है, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड, उसको लू बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द 3 टाइप ऑफ विंड एंड लू इज द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड जो नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया में चलती है, ठीक। उसके बाद ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है कि आपकी एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स, मॉइस्चर हो गया मतलब आपके वाटर ड्रॉपलेट्स या वेपर्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो हमारा जब हमारी एयर वार्मर एयर होती है, मैंने पीछे बताया कि एयर कब वार्मर होगी, जब आपका वाटर वेपर का होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, मतलब जिस दिन आपके वेपर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी हाई होगी उस दिन, और हवा गर्म होगी। और जिस दिन आपका कम होगा, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, उस दिन ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी होती है कि मॉइस्चर पर नमी एयर में जो प्रेजेंट होती है वो,
ठीक है। उसके बाद रेनफॉल का कॉन्सेप्ट। देखो रेनफॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिंपली आपको पता है कि हमारा वेपर कैसे चलता है, हमारा जो वाटर का है वो वाटर साइकिल चलता रहता है। मतलब सबसे पहले आपका वाटर जो है इवापरेट होगा, ठीक है। इवापरेट होने के बाद फिर ऊपर जाकर वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। वेपर बनने के बाद वो जब वेपर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब रेनफॉल होती है, तो वो वापस आ जाते हैं। इसी तरह वो रन ऑफ होते हैं, फिर इवापरेट होते हैं, फिर प्रेसिपिटेट होते हैं, फिर रन ऑफ हो जाते हैं। यही प्रोसीजर चलता रहता है हमारा, ठीक है। तो जब वाटर वेपर हाई हो जाते हैं, मतलब जब वेपर्स हमारा वाटर इवापरेट हो चुका है, किसी सी से वाटर बॉडी से इवापरेट हो चुका है, उसके बाद वो ऊपर जाकर कूल हो जाएंगे, ठीक है, या फिर कंडेंस हो जाएंगे और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बना देंगे, बहुत ज़्यादा वो ऊपर जाकर क्लाउड्स बना देंगे। जब वो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते, हाई नहीं हैवी हो जाते, वो रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब रेनफॉल 3 टाइप की हैं, एक कन्वेंशनल है, एक ओरोग्राफिक है और एक साइक्लोनिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ओरोग्राफिक से, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि जब आपका माउंटेन्स या कोई बैरियर आ जाता है तो उस टाइम पे, और मॉइस्ट एयर होगी, तो उस टाइम पे जो रेनफॉल होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो ओरोग्राफी मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा लिख रखा है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम डिटेल भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उधर मैं डायरेक्ट पॉइंट करके लिख देती हूँ, ठीक है। जो हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल है उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका याद रखना है कि आपका वार्म एयर होगा, ठीक है। इन तीनों में एयर अलग अलग होगी, ठीक है। जो कन्वेंशनल रेनफॉल है उसमें आपका क्या हो जाएगा, वार्म एयर होगी, ठीक है। और जो आपका ओरोग्राफी में आपकी वो वाली रेनफॉल जब आपका मॉइस्चर होगा, मतलब नमी ज़्यादा होगी इसमें, और जहाँ माउंटेन हुई वहाँ पे आपका रेनफॉल, मतलब आपका जो विंड है वो टकराएगी और रेनफॉल वहाँ पे हो जाएगी। साइक्लोनिक में आपका ओवरऑल देखा जाएगा तो कोल्ड एंड वार्म एयर दोनों देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये था रेनफॉल का कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि हम थोड़ा सा इसका साइक्लोन का आ रहा था, इसमें केस आ रहा था, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया, आप उसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप उसे देख लेना कि ओडिशा में आया था ये साइक्लोन, ठीक है। इसमें कब आया था, 1999 में बे ऑफ बंगाल में इसने अफेक्ट किया था, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या रहे थे, विंड वेलोसिटी एंड एयर एंड टाइडल सर्ज रहे थे इसके, ठीक है। इसने अफेक्ट कितना किया था क्या सब वो आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना या जो भी आपको केस स्टडी करने का वो, ठीक है, केस मेंशन किया था। सो ये था हमारा एयर वाला चैप्टर। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन वाले पॉइंट, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन निकलता होता है, ठीक है। सो या हम नेक्स्ट वाटर चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।